आपको कैसा लगेगा अगर आप वापस अपने बचपन में जाके वो चीजें ठीक कर पाओ जो आपने गलतियां की है। ठीक ऐसे ही होता है हमारा मेन कैरेक्टर सातोरू फुजिनुमा के साथ, जिसका पास एक अजीब सी शक्ति होता है जहां वो कुछ बुरा होने से पहले महसूस कर लेता है। ये पावर होने के बाद भी वो रियल वर्ल्ड में स्ट्रगल करता है, जहां उसका सपना होता है एक मांगा आर्टिस्ट बनना, लेकिन उसे इसके लिए मौका नहीं मिलता तो उसे एक पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक दिन जब वो डिलीवरी देने निकलता है, जिसके साथ उसकी कोवर्कर आयरी भी निकलती है, जब सातोरू ऐसे ही जाने लगता है तभी वो एक बटरफ्लाई नोटिस करता है और तभी अचानक वो थोड़ा पास में चला जाता है। जहाँ जाते ही वो नोटिस करता है कि उसे वो सिग्नल मिल गया है, तो वो अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसके पास से एक ट्रक गुजर जाता है, जिसे देखते ही वो अपने बाइक को वही घुमा लेता है और उस ट्रक का पीछा करने लगता है। और वहाँ वो देखता है कि ट्रक की ड्राइवर बेहोश होकर पड़ा हुआ है। तो जब वो उसका पीछा करने लगता है तभी आयरी उसे देख लेती है, और यहाँ जब वो ट्रक एक बच्चे को लगाने ही वाला होता है कि तभी सातोरू किसी तरह से ट्रक के हैंडल को घुमा के उसे बचा लेता है। लेकिन उसके बाद वो खुद जाके एक कार से टकरा जाता है। कार से टकराने के बाद वो अपने बचपन के बारे में देखने लगता है, तो वो सोचता है कि वो मर गया है। लेकिन तभी उसे आयरी हॉस्पिटल में जगा देती है, जिसके बाद वो उसे पूछती है कि क्या वो चाहता है कि वो किसी को इसके बारे में खबर कर दे। तब सातोरू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर वो उसे काफी फ्रेंडली होकर बातें करने लगती है, जहाँ वो कहती है कि असल में वो ट्रक ड्राइवर हार्ट अटैक से मर गया था और उसके मैनेजर ने कहा है कि उसकी बाइक को इंश्योरेंस क्लेम कर लेगा और जब वो ठीक हो जाए तो तब वो वापस काम में आ सकता है। ये सुन के बंदा रिलीफ फील करता है, जिसके बाद सातोरू से पूछता है कि वो पिज्जा प्लेस में काम क्यों करती है, वो वहाँ पैसों के लिए काम नहीं करती है ना। तब वो कहती है हाँ, उसका एक सपना है। तब सातोरू कहता है कि क्या उसे ये सब बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर वो उसे पूरा नहीं कर पाया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो तब वो कहती है कि ये सब वो नहीं सोचती, और वो असल में वो जितने भी लोगों को ये बताएगी उतना ज्यादा चांस है ये पूरा होने का। फिर वो लास्ट में उसे बिना अपने सपनों के बारे में बताए ही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम उसकी पावर को अच्छे से जानते हैं, जहाँ सातोरू उसे रिवाइवल कहता है। जब भी कुछ बुरा होने निकलता है तभी वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, जहाँ कोई तो उसे कुछ फिक्स करने देता है, जहाँ वो हर बार सॉल्व नहीं कर पाता और कभी कभी वो खुद खतरे में पड़ जाता है। जैसे कि इस बार जब वो घर आता है तब वो वही अपनी मॉम को देखता है, जो 50 का होने के बाद भी 25 की लगती है, और वो उसे बताती है कि वो हॉस्पिटल में गई थी लेकिन वो सो रहा था तो वो वापस आ गई। उसके बाद वो उसे कहती है कि वो कुछ दिन उसके साथ रहने वाली है। ये सुन के बंदा उससे परेशान होकर पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो मॉम कहती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसे देखने यही रहेगी। रात को जब उसकी मॉम न्यूज देखने लगती है तभी वो उसे कहती है कि क्या उसे याद है जब वो 5th ग्रेड में था तब बिल्कुल ऐसा ही एक घटना उसके साथ हुआ था। ये सुन के वो चुप हो जाता है। तो तब मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, उसे ये शायद याद नहीं होगा, लेकिन वो खतरे में था। फिर वो अपने बेड में जाके इसके बारे में सोचने लगता है, और कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आ जाता है कि उसके बचपन में उसके क्लास के 2 बच्चे गायब हो गए थे। वो बचपन में बहुत ही शाय था और एक दिन एक लोकल बंदा उससे मिलने आया था, जिसे वो युकी बुलाता है, जो उससे काफी अच्छे से बात करता था। तो दोनों बहुत ही जल्द अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन उसके क्लासमेट के गायब होने के 6 महीने बाद उस बंदे को पुलिस अरेस्ट कर लेता है, उसके क्लासमेट को किडनैप करके मारने के जुर्म में। अगले दिन जब सातोरू और उसकी मॉम कुछ शॉपिंग करके आने लगते हैं, तभी जब वो वापस आसपास देखने लगता है तभी उसे कुछ महसूस हो जाता है और वो फिर से 5 मिनट पहले चला जाता है। तो वो देखने लगता है कि यहाँ आसपास कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, और वो अपनी मॉम को भी देखने कहता है। तो मॉम भी देखने लगती है, जहाँ वो एक बंदे को देख के उस पर थोड़ा शक करती है, जिसके बाद वो कार लेके वहाँ से चला जाता है। मॉम उसकी कार की फोटो ले लेती है, जिसके बाद वहाँ आयरी भी आ जाती है, जहाँ वो उसकी मॉम को देख के हैरान हो जाती है कि वो अभी भी इतनी जवान है। लेकिन जब वो दोनों ऐसे ही बातें करके आने लगते हैं तब मॉम कुछ सोचने लगती है, लेकिन फिर वो आयरी को अपनी घर बुला लेती है। जब वो तीनों ऐसे ही जाने लगते हैं तभी वो गाड़ी वाला बंदा उन्हें साइड से देख रहा होता है। जब वो तीनों खाना खाने लगते हैं तभी मॉम उनसे पूछती है कि वो दोनों कब से डेट कर रहे हैं। तो आयरी कहती है कि वो दोनों बस फ्रेंड्स जैसे हैं। फिर जब वो जाने निकलती है तब उसकी मॉम उसे वही रहने के बारे में कहती है, लेकिन सातोरू मना कर देता है क्योंकि वो अभी हाई स्कूल में है। उसके बाद वो उसे साइकिल में घर छोड़ के आ जाता है। फिर वो घर आके मॉम से कहता है कि वो उसकी फ्यूचर बेबी नहीं है, तो उसे ऐसे बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं। तब मॉम कहती है कि शायद वो बन सकती है, भाई ऐसी मॉम सबको मिले। उसके बाद मॉम कहती है कि उसे लगती है कि आज उसने एक बच्चे को किडनैप होने से बचाया है, जिसे वो समझ ही नहीं पाता। उसके बाद वो पुराने न्यूज आर्टिकल को देखने जाता है, जहाँ वो एक लड़की के नाम को देख के याद करता है कि वो लड़की उसी की क्लास की थी, कायो हानाजुकी, जो काफी शाय थी, जिसे उस किडनैपर ने मारा था। और वो ये सुन के बहुत ही बुरा फील किया था। इसी दौरान यहाँ सातोरू की मॉम उस आदमी के बारे में सोचने लगता है कि उसने उसे कहीं तो देखी है। फिर जब
वो एक न्यूज़पेपर देखती है तब उसका शक कंफर्म हो जाती है। तो तभी वो बाहर आके किसी को कॉल लगाती है, जिसके बाद वो घर आके भी उसी के बारे में सोचने लगती है कि वो ही असली किडनैपर था, वो नहीं जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था, और ना जाने उसने कितने सारे बच्चों को ऐसे ही मारा है। तभी घर में कोई आता है तो वो सोचता है कि शायद सातोरू आया होगा, लेकिन तभी वो किलर आके मॉम को सूरा ठोक देता है। जहाँ वो सोचती है कि वो सही थी, फिर वो सातोरू को कॉल करने की कोशिश करती है, बट वो किलर उसे वो मोबाइल ले लेता है। और यहाँ मॉम मन में ही उससे माफी मांगने लगती है कि उस टाइम उसने उसे विश्वास नहीं करी थी, जब वो कह रहा था कि उसकी दोस्त ने वो खून नहीं किया था। इसी दौरान यहाँ सातोरू अपने घर जाने निकलता है, और जब वो घर पहुंचता है तभी वो खूनी उसके पास से निकल जाता है, जहाँ वो उसे पहचाने नहीं पाता। और आगे जाके वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। जिसके बाद जब वो घर के अंदर आता है तभी वो उसकी मॉम को वही मरा हुआ पाता है, जिसे देख के उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो उसे देखने जाता है, और उसे देखते ही वो पीछे चला जाता है, और तभी उसके पड़ोसी वहाँ आके उसके हाथ में खून देख के चिल्लाने लगती है। तो उसके बाद पुलिस भी आ जाते हैं, और पुलिस उसे खूनी समझ के उसे पकड़ने निकलते हैं। तो वो दौड़ने लगता है, जहाँ वो कुछ भी समझ नहीं पाता, और तभी अचानक वो एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है, जहाँ वो याद करता है कि उसने ये जगह पहले कहीं देखा है। तभी उसके आगे एक बच्चा निकल जाता है, जिसके बाद वो थोड़ा आगे जाके देखता है कि वो वापस 1988 उसके बचपन में पहुंच गया है। फिर वो अपनी क्लास में पहुंच जाता है, और तभी उसका टीचर भी आ जाता है, जो उसे देख के अपनी सीट में आने कहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसका सीट कहाँ था। तो वो एक खाली सीट में जाके बैठ जाता है। तभी उसका क्लासमेट कहता है कि ये किसी और का सीट है। तो उसके बाद वो अपनी सीट में जाके बैठ जाता है, जहाँ वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। जिसके बाद क्लास खत्म होने के बाद वो अपने बैग को लेके कहीं जाने निकलता है। तो तभी उसका एक दोस्त उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो कहता है कि उसका सर दुख रहा है, तो वो नर्स ऑफिस में जा रहा है। तो वो पूछता है कि वो अपने बैग को क्यों ले जा रहा है। तो तब वो कुछ भी नहीं कहता। तो तब वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, वो टीचर को ये बता देगा। जिसके बाद वो स्कूल से निकल के आने लगता है, और तभी उसके सामने से कायो गुजर जाती है। फिर जब वो घर आता है तब घर में कोई नहीं होता, और तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम अभी काम में गई होगी, तो साबी वही होगी। तो वो साबी निकाल के अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर वो अपने रूम में आके एक चीज को देख के इमोशनल हो जाता है। फिर रात को जब उसकी मॉम काम से आ जाती है तब बंदा उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है। तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ। तो तब वो कहता है कुछ भी नहीं। तो फिर वो जाके खाना बनाने में लग जाती है। फिर जब वो दोनों ऐसे ही खाना खाने लगते हैं तब सातोरू बहुत ही खुश हो रहा होता है, और क्योंकि उसे दोबारा चांस मिला है तो वो डिसाइड करता है कि वो इससे अपने बचपन को वेस्ट नहीं करेगा। जब वो स्कूल में ऐसे आने लगता है तब वो सोचने लगता है कि उसे भला इस बार उसके पावर ने क्यों इतने पीछे भेज दी है, क्या उसे कुछ बुरा होने से बचाना है। तभी वो कायो को देखता है, और जब वो क्लास में होता है तभी वो उसे ही देख रहा होता है, और तभी वो उसके थाई में एक शो देख लेता है। फिर क्लास के बाद जब वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगता है तभी उसका एक दोस्त केन्या उसे पूछता है कि क्या वो कायो को लाइक करता है, क्योंकि उसने देखा है कि वो उसे आज देख रहा था। तो तब वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, वो बस उसे लेके थोड़ा क्यूरियस है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि ये सेम होता है। तो तब वो सभी उसको मिलाने में लग जाते हैं। फिर स्कूल के बाद जब वो उससे बातें करने जाता है तभी कायो उसे अच्छे से बात नहीं करती, क्योंकि वो ऐसे ही है। लेकिन फिर भी सातोरू उससे अपनी दोस्त बनने के बारे में पूछता है। तो तब वो पूछती है कि उसमें भला उसने क्या देखा कि वो उसे दोस्त बनना चाहता है। तो तब वो कुछ भी नहीं कहता। तो फिर वो कहती है कि वो और सातोरू एक जैसे हैं, वो असल में फेक है। ये सुनते ही बंदा सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे सब कुछ मालूम है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि उसने कल उसे मॉम चिल्लाते हुए घर जाते हुए देखी है, तो क्या वो उसकी मॉम को इतना प्यार करता है। तब वो कहता है हाँ। ये सुनते ही वो वहां से जाने लगती है। तो तब सातोरू फिर से पूछता है कि क्या वो उसका दोस्त बननी चाहेगी। तो तब वो पूछती है कि क्या वो सच में सीरियस है। ये कह के वो वहां से चली जाती है, और उन्हें ऐसे बातें करते हुए कोई साइड से देख रहा होता है। फिर अगले दिन उसके दोस्त उसके बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन फिर केन्या उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद जब वो आने निकलता है तभी वो सोचता है कि कायो को कब मारा गया था। लेकिन फिर जब वो ऐसे आने लगता है तभी वो केन्या से उस टाइम के लिए शुक्रिया कहने जाता है जब वो उसके दोस्तों को रोक लिया था। तब वो कहता है कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो कहता है कि उसे लगता है कि उसके साथ कुछ तो हो रहा है, जिसके लिए वो थोड़ा क्यूरियस है। तो वो उसे पूछता है कि क्या उसने उसके साथ बात किया। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, उसने बस थोड़ा सा ही बात किया था। ये सब बातें करने के बाद
बाद वो दोनों अलग अलग होके घर चले जाते हैं। जिसके बाद सातोरू घर आके कायो की ऐसे को देखने लगता है जहाँ वो लिखती है कि वो कहीं जाके अकेली रहनी चाहती है जहाँ उसकी मॉम भी उसके साथ ना हो। जिसके बाद डिनर के टाइम सातोरू अपनी मॉम से अपने बर्थडे में दोस्तों को बुलाने के बारे में पूछता है तो मॉम उसके लिए मान जाती है और कहती है कि वो पहली बार ये कह रहा है। तो उसके बाद वो उसे केक लाने के बारे में कहती है। फिर सोने के टाइम वो डिसाइड करता है कि वो इस बार कायो से अच्छे दोस्त बन के ही रहेगा और उसे जान के ही रहेगा। फिर अगले दिन जब उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाता है तभी उसके दोस्त सातोरू को उसके पीछे जाने कहता है, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद वो स्कूल से निकल जाता है और क्योंकि उसे पता है कि कायो अभी कहाँ होगी तो वो सीधा पार्क में चला जाता है जहाँ वो अकेली होती है। वो वहाँ पहुंचते ही कायो से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो तब वो कहता है कि वो यही उसे पूछने वाला था। जिसके बाद वो कहता है कि वो उसका दोस्त बनने के बारे में जो कहा था वो उससे लेके सीरियस था। उसके बाद वो कहता है कि वो सही था, वो ये एक्टिंग कर रहा है और वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वो दोस्त बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो हमेशा एक लूजर बन के रहे और वो जो कर रहा है वो काम करता है और वो ये जितना करता है उतना अच्छा बन जाता है। तो तब वो कहती है कि हाँ, वो इसे जितना करेगा उतना सांस है ये काम करने का। ये सुनते ही वो आयरे की वो सेम बात याद करता है। फिर वो उसे अपनी बर्थडे में आने के लिए इनविटेशन दे देता है। तो उससे पाते ही वो पूछती है कि क्या ये ठीक होगा क्योंकि वहाँ तो और भी लोग होंगे। तो तब वो कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन वो अपनी पहली इनविटेशन उसे देना चाहता है। ये पाके कायो खुश हो जाती है और उसे उसके हाथ के बारे में पूछती है कि क्या उसे ठंड नहीं लग रहा। तो तब वो कहता है कि वो अपनी ग्लव्स भूल गया है। तो तब कायो उसे अपनी हाथ दे के गर्म कर देती है, जिससे बंदा शर्मा जाता है। तो वो पूछता है क्या हुआ। तो तब वो कहता है कि उसके हाथ उससे बड़ा है। जिसके बाद वो कहती है कि उसे बात करना तो बहुत ही आसान है। तो तब वो कहता है हाँ, वो इसीलिए क्योंकि वो उससे बिल्कुल हॉनेस्ट था। ये सुनते ही कायो शर्मा के वहाँ से निकल जाती है। तो सातोरू उसे कल मिलने के बारे में कहता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो पिछले बार जैसे उसे अकेले नहीं छोड़ेगा, वो इस बार उसे बचा कर ही रहेगा। तो अगले दिन स्कूल में स्केटिंग की कंपटीशन रखते हैं जहाँ स्कूल की लड़कियां एक लड़के को ही शेयर करने लगते हैं और उसी के अगेंस्ट सातोरू को होना पड़ता है। तो लड़कियां कायो को शेयर करने देती है। तो तब वो कहती है इतना भी बुरा मत खेलना। जिसके बाद उनका रेस शुरू हो जाता है जहाँ सातोरू जीत रहा होता है और वो चाहे तो उसे हरा सकता है, लेकिन वो उसे हराना नहीं चाहता क्योंकि वो बंदा इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस करता है। तो वो लास्ट में थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन इससे कायो और कैन्या देख पाता है और वो लड़का आके उसे कहता है कि क्या वो उससे मजाक कर रहा था, क्योंकि उसे भी पता है कि वो जानबूझ के हारा था। लेकिन फिर वो याद करता है कि उसने 18 साल पहले भी ये सेम चीज किया था। जिसके बाद वो कायो के साथ स्कूल से आने लगता है जहाँ वो कहता है कि वो बंदा उसे काफी फास्ट था, लेकिन वो उसे कोई भी बात नहीं करती। फिर वो उसे पूछता है कि उसका बर्थडे कब है। तब वो उसे कुछ भी नहीं कहती। तो वो पूछता है कि क्या हुआ। तो तब वो उसे रोक के कहती है कि उसने कहा था कि वो उससे ऑनेस्ट होगा। तो तब वो उसे सच बात बताता है कि उसे लगा था कि उसे जीतना जरूरी है क्योंकि वो इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस करता है। तो फिर वो उसे माफी मांग लेता है। तो तब वो उसे ये कह के चली जाती है कि वो दोनों सेम है। तभी जब उसका एक दोस्त उसे एक साथ घर जाने के बारे में पूछती है तब वो उसे कुछ भूलने के बारे में कह के इस टीचर के ऑफिस में आके एक फाइल को देखने निकलता है। लेकिन तभी वह टीचर आ जाता है और उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तो तब वो बहाना देने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन टीचर उसे पकड़ लेता है कि वो यहाँ कायो के लिए आया है। तो तब वो कहता है कि हाँ, उसने सही कहा, असल में वो उसके बर्थडे कब है इसके बारे में देखने आया था क्योंकि उसने उसे नहीं बताई। तो तब टीचर कहता है कि उसे पता है क्यों। ये कह के वो उसे फाइल को देखने देता है जहाँ वो देखता है कि कायो और उसके बर्थडे असल में सेम डे पे है। तब टीचर कहता है कि शायद वो उसे ये कहने से शर्मा रही थी क्योंकि वो बहुत ही साय है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और फिर सोचता है कि उसे अपने काम को अंजाम देने के लिए अभी 11 दिन बाकी है, तो उसे कायो से अच्छा बनना ही पड़ेगा। जिसके बाद जब वो पार्क में जाके उसे देखता है तो वो वहाँ नहीं होता, लेकिन तभी वहाँ एक पेपर प्लेन आता है। फिर यूकी उसे बुलाने लगता है। तो उसके बाद वो उसके साथ चला जाता है जहाँ वो दोनों काफी अच्छे से बात करने लगते हैं। जिसके बाद जब वो आने लगता है तब वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है कि वो बंदा खूनी नहीं हो सकता, तो उसे असली खूनी को ढूंढ के उसे बचाना पड़ेगा। जिसके बाद जब वो कायो के घर में आता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके ग्लव्स नीचे पड़े हुए हैं और फिर वो देखता है कि उसके पैरों के निशान स्टोर रूम तक जा रहा है। तो तब वो जाके देखता है कि कायो वह बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई
हुई है। बट वो उसे देखने से मना करती है तो सातोरू उसे अपनी जैकेट खोल के देने निकलता है, बट तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है जिसने शायद उसका ये हाल की है। फिर वो उसे जैकेट पहना के जाने लगता है तो तभी सातोरू पूछता है कि उसे वो चोट कैसे लगी। तब उसकी मॉम उसे कहने देती है तो तब वो कहती है कि वो गिर गई थी। ये सुन के बंदा समझ जाता है कि वो डरी हुई है और उसकी मॉम घर में ले जाके उसे ऐसे ही सबक सिखाने लगती है और वहाँ उसके साथ एक लड़का भी होता है। फिर अगले दिन क्लास में सभी आ जाते हैं लेकिन यहाँ कायो नहीं आती तो उसे लेके सातोरू परेशान होने लगता है। तभी वो वहाँ आ जाती है तो टीचर कहता है कोई बात नहीं। फिर क्लास के काम करके सातोरू टीचर से जाके कायो के बारे में उससे कहता है तो टीचर कहता है कि हाँ उसने भी उसकी वो शोध देखा है। तो सातोरू पूछता है कि अगर उसने देखा है तो उसने क्यों कुछ भी नहीं कहा। वो इसीलिए क्योंकि क्लास के सभी लोग उसे अवॉइड करते हैं और अगर उसने बता दिया तो शायद उसकी क्लासमेट उसको लेके मजाक उड़ाएंगे जो शायद उसके लिए और भी बुरा होगा। उसने उसकी मॉम से बात भी किया है जहाँ वो कंफर्म है कि वो उसे मारती है और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लोग उसके घर 3 बार गए थे लेकिन उसकी मॉम हर बार भाग जाती है क्योंकि उसे पता होती है कि वो लोग कब आने वाले हैं और क्योंकि वो लोग अभी पता नहीं लगा पाए तो टीचर कुछ भी नहीं कर सकता और जब वो लोग इसका पता लगा लेंगे तब वो कायो को उसे बहुत दूर ले जाएंगे और वो वहाँ कभी वापस नहीं आएगी। तो तब सातोरू कहता है कोई बात नहीं, वो बस ये चाहता है कि वो सेफ हो। जिसके बाद वो वहाँ से आ जाता है और आके लंच के टाइम अपने पैसे ढूंढने लगता है जिसे उन्होंने जमा किया था। तो वो टीचर से कहता है तो तब उसके पास वाले लड़की कहने लगती है कि शायद कायो ने उसे चोरी की है। जिसके बाद वो सबको अपनी बैग चेक करने देती है और सभी उस लड़की की बात सुन के कायो पे ही इंजाम लगाने लगती है। जिसके बाद कायो को उसके बैग में वो पैसे मिलते हैं तो इसे देख के वो लड़की उसके बारे में बुरा भला कहने लगती है। तो तब सातोरू गुस्सा होके उसे कहता है कि कायो ऐसी नहीं करेगी। तो तब कानिया भी कहता है कि हाँ कोई सातोरू की बैग से पैसे को लेके उसके बैग में भी डाल सकते हैं। तो ये सब देख के टीचर कहता है कि कायो वो नहीं कर सकती क्योंकि उसने और सातोरू ने ही पैसे कलेक्ट किए थे। जिसके बाद वो सबको खाना खाने दे देता है। ये सब खत्म होने के बाद जब वो दोनों कचरे फेंकने आते हैं तभी कायो से उसके लिए बोलने के लिए शुक्रिया कहती है। जिसके बाद वो बताती है कि कैसे वो लड़की उसे हमेशा सिरती है और उसने उसे जलाने के लिए उसे क्रिसमस में भी अपने घर इनवाइट किया था जहाँ वो उसे बस अपनी क्रिसमस ट्री दिखाना चाहती थी लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत थी। ये सुनते ही सातोरू को कुछ याद आता है तो वो उसे कहीं जाने बुलाता है बट वो कहती है क्या वो बेवकूफ है। लेकिन फिर वो अपनी जैकेट लेके वो अपने ग्लव्स उसे दे के कहता है कि उसे उसकी जरूरत होगी। उसके बाद वो दोनों एक माउंटेन में जाने लगते हैं जहाँ वो कहता है कि उसने वहाँ रेड फॉक्स देखा है। ये कहते ही वहाँ वो 2 रेड फॉक्स आके उन दोनों को बीच में रख के घूमने लगते हैं और कुछ देर घूम के वो 2 फॉक्स वहाँ से चले जाते हैं। जिसके जाने के थोड़ी देर बाद वो दोनों रियलाइज करते हैं कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही पास आ गए हैं। फिर वो दोनों ऐसे ही चलते चलते उस जगह पहुंच जाता है जहाँ एक काफी अच्छा ट्री होता है लेकिन उस ट्री में बर्फ की वजह से वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो वो कहता है कि उन्हें उसकी क्रिसमस ट्री को देखने के लिए समर में भी आना चाहिए। तो किडनैपिंग की घटना होने को अभी 1 हफ्ता बाकी होता है जहाँ सातोरू के बर्थडे से पहले वो घटना हुआ था। उस टाइम उसे सेफ रखने का ठान ले लेता है। फिर अगली सुबह जब वो जाग के ब्रेकफास्ट करने निकलता है तभी वो अपनी मॉम से शनिवार को कहीं जाने के बारे में कहता है। तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या वो डेट में जा रहा है। तो वो थोड़ा शर्मा के कहता है नहीं। फिर वो कहती है कि अगर वो डेट में जा रहा है तो वो उसे कुछ पैसे दे देती लेकिन फिर वो उसे पकड़ लेती है कि वो डेट में ही जा रहा है। तो वो उसे अपनी घर में ले आने के बारे में कहती है लेकिन वो कहता है कि वो उसे साइंस म्यूजियम में ले जाना चाहता है तो वो इसके लिए परमिशन दे देती है। फिर स्कूल में क्लास खत्म होने के बाद सातोरू ठान लेता है कि वो इस बार उसे वहां जाने नहीं देगा जहाँ वो जाके किडनैप हुई थी। फिर जब वो अपने दोस्तों को कहीं जाने के बारे में पूछता है तब ओसामू जाने के बारे में कहने निकलता ही है कि तभी काजू उसे रोक लेता है। फिर वो सभी बहाना देने लगते हैं कि उस दिन वो लोग कुछ काम कर रहे हैं। फिर जब कायो के पूछती है तब उसके मुंह से ये निकल जाता है कि उसने उन्हें मना कर दी है क्योंकि शनिवार को वो उसके साथ डेट में जा रहा है। ये सुनकर कायो शर्मा जाती है। फिर वो कहती है कि शनिवार को उसकी मॉम से जल्दी घर जाने कहती है तो वो उसे जाने नहीं देगी। तो तब सातोरू कहता है कि कोई बात नहीं, वो उसकी मम्मी से बात करके परमिशन ले लेगा। लेकिन जब वो उसे परमिशन मांगने जाता है तब उसकी मॉम उसे सीधा मना कर देती है और कहती है कि उस दिन वो उसकी मदद करती है। ये सुनते ही बंदा गुस्सा होकर पूछता है कि किस तरह के काम में। जिसके बाद वो उसे जिद करने लगता है तो उसकी मॉम कायो से ही पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाने चाहती है। तो तब वो कहती है हाँ। तो इससे गुस्सा होकर उसकी मॉम उसे मारने निकलती है कि तभी सातोरू की मॉम आके उसे रोक लेती है। जिसके बाद वो भी उन्हें जाने देने के बारे में कहती है। तो उसकी मॉम को
इसके लिए माननी ही पड़ती है। फिर जब वो दोनों आने लगते हैं तब मॉम बताती है कि उसे आज उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी ड्रेस को देख के लगती है कि उसकी मॉम उससे सजाने में बहुत ही मेहनत करती है। तो वो पूछता है कि क्या उसे इसके बारे में पता है। तब वो कहती है कि उसे पहले पता नहीं था, लेकिन उसने जो सुनी है और जो आज देखी है उससे वो कंफर्म हो गई है। जिसके बाद शनिवार को वो दोनों म्यूजियम में निकल जाते हैं और वहां जाके चीजों को देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक सातोरू को कोई झलक दिखता है। तो इसके बाद वो बाथरूम में जाके इसके बारे में सोचने लगता है कि ये सब भला क्या हो रहा है। यहाँ पे पहली बार कायो के साथ आया है। जिसके बाद जब बाहर आके उसे देखता है तब फिर से उसे वो झलक दिखने लगता है और यहाँ कायो उसे वहां लाने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। और तभी उसे याद आता है कि उन दोनों ने ये सेम बातें 18 साल पहले भी किया था, यानी कि वो सेम चीज को रिपीट कर रहा है। जहाँ वो कायो से अनजाने में मिला था, यानी कि वो फ्यूचर को सेंस नहीं कर रहा, तो वो इससे डर जाता है। फिर वो आगे आके फ्यूचर को सेंस करने के बारे में सोचने लगता है। बट फिर कायो कहती है कि वो यहाँ आने के लिए बहुत ही खुश है। तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं, तो तब वो सोचता है कि ये सेंस हुआ है। फिर अगले दिन जब वो स्कूल आता है तब कायो उसे टाइम में आके गुड मॉर्निंग कहती है। तो इससे बंदा खुश हो जाता है और कहता है कि वो काफी खूबसूरत है, जिससे सभी क्लास सुन लेते हैं। तो वो दोनों इससे शर्मा जाते हैं। फिर क्लास में टीचर आ जाता है और क्लास के टाइम सातोरू यही सोच रहा होता है कि कल ही वो दिन है जब वो घर से गायब होने वाली है। स्कूल के बाद जब वो दोनों आने लगते हैं तभी सातोरू और कायो उसकी मॉम से मिलते हैं। तो सातोरू से कल मिलने के बारे में कह के वहां से निकल जाता है। फिर अगली सुबह वो घर से जल्दी से बाहर निकल के उसके घर जाके उसे बुलाता है। जिसके बाद वो निकलती है तो वो उसके हाथ में पकड़ के स्कूल में ले आता है, जिसे उसके दोस्त भी देख लेते हैं। और सातोरू इससे खुश है कि उसने अभी कुछ चीजें सेंस कर दी है। स्कूल के बाद वो उसे कहीं जाने के बारे में पूछता है जहाँ वो पहले मना करती है, लेकिन वो उससे मना ही लेता है। तो फिर वो दोनों कहीं जाके गेम खेलने लगते हैं जहाँ सातोरू उसे जीत ही नहीं पाता। और क्योंकि ये लेट हो जाता है तो वो दोनों घर जाने लगते हैं। जहाँ जाते जाते जब सातोरू उस पार्क में पहुंचता है जहाँ से कायो गायब हुई थी, तब वो उसके हाथ को जोर से पकड़ता है और तभी स्नो गिरने लगता है। फिर वो उसे घर छोड़ के कल मिलने के बारे में कह के आ जाता है और घर में आके वो टाइम को ही देख रहा होता है, जिसे वो देख ही नहीं पाता। तो वो कायो के घर के आगे जाके टाइम को बीतते हुए देखने लगता है। उसके बाद टाइम निकल जाता है तो इससे बंदा खुश हो जाता है। फिर वो अगले सुबह घर से जल्दी निकल जाता है कायो को देखने, और वहाँ कायो बस जागती ही है। फिर जब वो दरवाजा खोलती है तब वो वहाँ आके सातोरू को देखती है। फिर क्लास के बाद टीचर उन्हें कचरे फेंकने के काम में लगा देता है। फिर वो दोनों शॉपिंग करके उनके घर जाते हैं और आते ही उन्हें उसके दोस्त सरप्राइज देते हैं, जहाँ उन्होंने उन दोनों के लिए एक साथ केक लाए हैं। उन्हें ये करने में टीचर ने मदद की है। जिसके बाद कायो उसे माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी गिफ्ट को खत्म नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर वो सभी पार्टी करने लगते हैं और लास्ट में सातोरू कायो को एक ग्लव गिफ्ट में दे देता है। जिसके बाद वो कायो को घर छोड़ने जाता है। फिर वो उसे अपनी स्कार्फ दे के कल अपनी गिफ्ट को देने की प्रॉमिस करती है। तो उसके बाद वो खुश होकर घर आने लगता है क्योंकि उसने पास्ट को चेंज कर दी है। जिसके बाद वो घर आके सो जाता है। फिर अगले दिन वो देर से जागता है तो वो स्कूल देर पहुंचता है, लेकिन स्कूल जाते ही वो सुनता है कि आज कायो नहीं आई। जिसके बाद वो उसके अगले दिन भी नहीं आती और फिर वो स्कूल आनी बंद कर देती है, और जो उसने सातोरू से प्रॉमिस की थी वो कभी भी पूरा नहीं कर पाई। वो क्लास में उसी के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद वो उसके घर चला जाता है, जहाँ जाके वो स्टोर रूम में देखता है जहाँ कुछ भी नहीं होता। बट तभी वो वहाँ किसी की रबर बुक्स के निशान देखते हैं, जिसे देख के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। लेकिन यहाँ अंदर कायो की मम्मी और उसका बॉयफ्रेंड कायो की मरी हुई बॉडी को लेके परेशान होते हैं। फिर वो 2 दिन तक स्कूल नहीं जाता और तभी वो एक दिन अपनी माँ को किसी से बात करते हुए देखता है। उसके बाद वो स्कूल चला जाता है और वहाँ क्लास को टीचर कहता है कि कायो असल में उसकी ग्रैंडपा के घर चली गई है, लेकिन सारे बच्चे उसको लेके परेशान हो जाते हैं। फिर टीचर सातोरू को बुला के इसी कहानी के साथ चलने कहता है क्योंकि इससे बच्चे डर जाएंगे। और कुछ दिन पुलिस कायो के घर के आगे रहते हैं क्योंकि उन्हें उसकी मम्मी पर शक होता है और वो उसे पूछताछ भी करते हैं। और कुछ दिनों बाद दूसरी लड़की भी किडनैप होती है, तो टीचर सारे बच्चों को पेरेंट्स के साथ घर जाने के बारे में कहता है। उसके बाद जब सातोरू केनिया के साथ आने लगता है तब वो उससे कहता है कि उसे पता है कि वो लड़कियां किडनैप हुई है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और क्योंकि बच्चे ऐसे ही किडनैप होने लगते हैं तो पुलिस कायो के घर से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किडनैपर बाहर घूम रहा है। और जब सातोरू उनके घर के आगे से जा रहा होता है तभी वो देखता है कि कायो की मम्मी कुछ फेंक के स्माइल कर रही है। तो वो जल्दी से जाके वहाँ देखता है जहाँ कायो की गिफ्ट होता है जो वो उसे देने वाली थी। ये देख के बंदा रोते हुए दौड़ने लगता है और तभी अचानक वो वापस प्रेजेंट में पहुंच जाता है, जहाँ उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब भला
क्या हो रहा है। तभी वो आगे जाके देखता है कि उसके घर के आगे पुलिस है जो उसे ही ढूंढ रहा है। तभी वो समझ जाता है कि वो उसी टाइम में वापस आ गया है और सब कुछ ऐसा ही है क्योंकि वो कुछ भी बदल नहीं पाया। तो वो ऐसे ही पुलिस से भाग के छुप के अपनी मम्मी के मर्डर के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसके पास उसके फोन और पर्स नहीं था जो शायद उस किलर ने ही ले गया होगा। फिर अगले दिन वो रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाने लगता है और तभी उसे किसी से मैसेज आता है जो असल में उसके बॉस तकाहाशी होता है, जो कहता है कि वो उससे लेके परेशान था। फिर वो उससे वही रहने दे के बियर लेने बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद जैसे ही वो टीवी ऑन करता है तब वो वहाँ उसके बारे में न्यूज देखता है और फिर वो खिड़की में जाके देखता है कि वहाँ पुलिस आ गया है जिससे तकाहाशी बात कर रहा होता है। तो वो समझ जाता है कि वो उसे पकड़वाने यहाँ लाया है। तो वो वाल से पार होकर वहाँ से भागने निकलता ही है कि तभी उस पर एक लाइट आ जाता है जिसके बाद एक लड़की कहती है क्या वो बेवकूफ है। तो तभी वो देखता है कि वो तो आयरी है। जिसके बाद वो उसके मोबाइल को ऑफ करके उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। जिसके बाद जब वो उसे पूछता है कि वो उसे भागने में क्यों मदद कर रही है तो तब वो कहती है कि उसे पता है कि वो उसकी मम्मी को नहीं मार सकता। उसके साथ जो हो रहा है वो उसके साथ नहीं होना चाहिए और उसके बचपन में भी जो हुआ था वो भी नहीं होना चाहिए था। ये सुन के वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तब वो कहती है कि उसने ये एक बुक में देखी थी जो वो उस दिन ले जाना भूल गया था। और यहाँ वो बताती है कि कायो असल में 11 मार्च को किडनैप हुई थी। उसे सुन के वो हैरान हो जाता है। तो उसके बाद वो उसे अपने रूम से कहीं जाने से मना करके चली जाती है। तो उसके जाते ही वो उस बुक को देखता है जहाँ डेट बदल जाता है। तो वो समझ जाता है कि उसने इससे सेंस की है। इसका मतलब अगर वो वापस चला गया तो वो शायद सभी चीजें सेंस कर पाएगा। उसके बाद अगले सुबह वो जागते ही देखता है कि वहाँ आयरी ने उसके लिए एक नोट छोड़ के चली गई है कि वो काम में जा रही है और उसे उसके घर की चाबी और स्कूटी भी दे देती है। जिससे लेके जब वो जाने निकलता है तभी वो देखता है कि ये तो आयरी की असल घर नहीं है। वहाँ पिज्जा शॉप में तकाहाशी किसी आदमी से बात कर रहा होता है और तभी जब आयरी वहाँ से जाने निकलती है तब तकाहाशी उसके हाथ में कुछ दे के पूछता है कि वो क्या है। तो तब वो कहती है कि ये वो है जो रह गया था। तो तब तकाहाशी उसे नई बना के ले जाने के बारे में कहता है लेकिन वो मना करके वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो आदमी भी आयरी के बारे में बात करता है कि वो कितनी क्यूट है। फिर जब यहाँ आयरी जाने लगती है तभी वो आदमी बाहर निकल के उसे देख रहा होता है। फिर आयरी को कुछ दूर जाते ही तकाहाशी मिलने आता है और उसे एक नई पिज्जा दे के सतोरू के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि उसे नहीं पता। तो तब वो उसे कहता है कि अगर वो उसे मिले तो वो उसे बताए क्योंकि वो उसकी साइड है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान यहाँ सतोरू देख पाता है कि बाकी सब लड़कियों की मर्डर डेट भी बदल गए हैं। उसके बाद जब वो घर आ जाता है तब उसे वहाँ आते हुए तकाहाशी देख लेता है और देखते ही पुलिस को कॉल करने निकलता ही है। बट तभी वहाँ पे आयरी आके उसे रोक लेती है। जब वो कहता है कि वो उसे लेके फिक्र कर रहा था तो तब वो उसे गुस्सा होके उसके मोबाइल को तोड़ के उसे एक पंच लगा देती है और गुस्सा होके कहती है कि उसे लगी थी कि वो उसके साइड में है। जिसके बाद वो उसे पुलिस को ना बताने के लिए रिक्वेस्ट करके वहाँ से निकल जाती है। फिर वो दोनों पुल के नीचे जाके बातें करने लगते हैं जहाँ वो अपने बचपन के बारे में उसे बताती है। उसके बाद वो उसके लिए कुछ कपड़े लेने अपने घर चले जाती है और जब वो उसे अपने बैग में डालने लगती है तभी उसे एक अजीब सी मैसेज आती है जो सतोरू की मॉम से आती है कि वो सतोरू है और तुम वही रहो जहाँ हो। ये देख के वो कुछ भी समझ नहीं पाती लेकिन फिर वो समझ जाता है कि किलर उसके पीछे है और तभी उसके दरवाजे से धुआं निकलने लगता है। तो वो बाहर निकलने के बारे में सोचती है बट वो धुएं की वजह से वही बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे सतोरू उसे बचाने आ जाता है तो वो उसे वही पड़े हुए मिलता है। तो वो उसे बाहर निकलने लगता है और तभी वो उसके पॉकेट में अपनी मोबाइल डाल देती है। फिर जब वो सीढ़ी से उतरने के बारे में सोच रहा होता है तभी बॉस अंदर आके उसकी मदद करने में लग जाते हैं और फिर उसे नीचे उतार के ले जाने के बाद दरवाजे तक पहुंच के सतोरू को वहां से जाने देता है। फिर साइड में जाके जब वो उसके मोबाइल को देखता है तब वो मैसेज देख के समझ जाता है कि वो किलर उसे मारने आया था। तो वो ठान लेता है कि उसे पुलिस ढूंढने से पहले वो किलर को ढूंढ के ही रहेगा क्योंकि अब उसे पता है चल गया है कि वो यही आसपास है। जिसके बाद सतोरू एक आदमी को कॉल करता है जहाँ वो उसे कहीं मिलने बुला लेता है। जब सतोरू उसे जाके मिलता है तब वो बताता है कि वो असल में उसकी मॉम के साथ काम करता था और उसने उसके बारे में पुलिस को नहीं बताया। तो तब वो पूछता है कि वो कैसे श्योर है कि वो उसकी मॉम को नहीं मारा। तो तब वो कहता है कि वो उसकी मॉम को जानता है कि वो उसके जैसा बेटा नहीं पालेगा। फिर वो उसे उसके रूम में ले जाके अपनी वो नोट देता है जो उसकी मॉम ने छोड़ के चली गई थी और वहाँ उसी का नंबर होता है। फिर वो उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसे कॉल करके उस घटना के बारे में बताई थी कि उस मर्डर के पीछे वो आदमी नहीं था जिसे पुलिस ने अरेस्ट की है। वो असल में कोई और था जो वो जानती है कि वो कौन है। तो वो अगले दिन उसे कहीं मिलने बुलाई थी लेकिन उसे
उसी रात वो घटना हुई थी। फिर वो कहता है कि उससे उस दिन उस आदमी के नाम पूछ लेना चाहिए था। फिर वो उस घटना के बारे में कहता है कि कैसे कायो को किलर ने मारा था। शनिवार को कायो की मम्मी उसे मार के स्टोरेज रूम में रख दी थी जो करीब 10 बजे के आसपास था, और कायो थन के वजह से मारी गई थी, जो उसकी मम्मी को सुबह मिली थी, लेकिन उसने उसे छुपा के रखी थी। लेकिन जब उसकी मम्मी ने उसे स्टोर रूम में रख दी थी तब असल में वो जिंदा थी। उसके बाद उसे स्टोर रूम से वो किलर वहां से लेके चला गया था, और उसकी मम्मी ने करीब 12 बजे के आसपास सातोरू की मम्मी को कॉल करके उसके बारे में पूछी थी। लेकिन पुलिस ने इसके लिए जून को अरेस्ट किया था क्योंकि उसे वहां उसके रूम में रबर बूट्स मिले थे। लेकिन सवादा अपनी एक थ्योरी बनाता है कि पहले उस किलर ने कायो को वहां से ले जाके उसकी कुछ फोटोज खींच के उसके ऊपर पानी डाल दिया था, जिसके बाद वो थन की वजह से ब्रेन डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद वो 30 मिनट तक रुका उसे पूरी तरह से मरने के लिए। फिर सुबह के टाइम वो उसे वापस रख के चला गया था, जिसके बाद वो कहता है कि ऐसा सेम चीज बाकी लड़कियों के साथ भी हुआ था, जिसके लिए किसी और को अरेस्ट किया गया था। यानी कि वो सेम किलर ही है और वो अभी बाहर घूम रहा है, और शायद वो अभी उनके शहर में ही है। और वो बहुत ही स्मार्ट है क्योंकि वो मार के किसी और के ऊपर इंजाम डाल देता है, और जब वो सबका ध्यान खींच लेता है तो तब वो फिर से किसी का मर्डर करता है। इसी दौरान यहाँ आयरी जाग के भागने निकलती है, लेकिन वहाँ पुलिस के लोग होते हैं, बट वो फिर भी वहाँ से निकल के एक शॉप में जाके न्यूज़पेपर देखने लगती है, और तभी उसके पीछे कोई आके उसे हाथ देता है। इसी दौरान यहाँ सातोरू सवादा को वो मैसेज दिखा देता है, और वो उस टाइम के बारे में बताता है कि कैसे उसकी मॉम ने एक आदमी पर शक किया था, और उसने उसकी कार की एक फोटो भी खींच ली थी जो शायद उस किलर ने देख लिया था, जिसके बाद वो उसके पीछे करके उसके घर के बारे में पता लगाया था, और फिर उसने उसके पिज्जा शॉप में भी शायद आया था जहाँ उसे आयरे के बारे में भी पता चला। तो ये सब सुन के सवादा आयरे को देखने हॉस्पिटल में चला जाता है, और जाने से पहले वो उसे अपनी एक रिपोर्ट देखने देता है। जब वो उसे देखता है तब वहाँ वो कायो की मर्डर केस के बारे में दिखता है, जहाँ उसने कुछ सस्पेक्ट के बारे में भी लिखा है, और वहाँ जून के बारे में भी लिखा होता है कि कैसे उसके रूम में उन्हें कुछ सबूत मिले थे, लेकिन उसे पता है कि उसके रूम में वो सब चीजें नहीं था। फिर सवादा हॉस्पिटल में आके बाथरूम के बारे में पूछता है, जहाँ वो देख पाता है कि वहाँ एक स्लॉट में कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ, तो वही आयरी होगी। तो वो उन पुलिस को चकमा दे के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ जाके वो देखता है कि वहाँ तो असल में उस आयरी की मॉम है, क्योंकि उस शॉप में उससे उसकी मॉम मिली थी। जब उसने उसे सब कुछ बता दी थी तब वो उसकी मदद के लिए मान गई थी। उसके बाद यहाँ सातोरू को आयरी कॉल करके एक जगह बुला लेती है, जहाँ वो उसे आने से मना करता है, लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो ये ख्याल रखेगी कि उसे कोई ना देखे। लेकिन उसके निकलते ही उसका कोई पीछा करने लगता है। फिर वो उसे मिलने बाहर चला जाता है, और जाके एक पुल के नीचे उसका इंतजार करने लगता है। बट वो आने में देर करती है, तो वो वापस जाने निकलता ही है कि तभी वो वहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद वो तकाहाशी और उस आदमी के बारे में कहती है कि शायद वो भी किलर हो सकती है, तो उसका नाम सुन के वो परेशान होने लगता है। फिर जब वो दोनों ऐसे बातें करने लगते हैं तभी वहाँ पुलिस उसे पकड़ने आ जाते हैं। जहाँ वो भागने की कोशिश करता है, बस उसे पुलिस पकड़ लेते हैं। जब पुलिस उसे ले जाने लगता है तभी आयरी पुलिस को कहने लगती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो सातोरू जाने से पहले उसे कहता है कि वो बहुत ही खुश है कि उसने उस पर विश्वास किया, और कोई बात नहीं, वो इस चीज से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ ही लेगा। ये कह के जब वो जाने लगता है तभी वहाँ वो एक आदमी को देखता है, जिसे देखते ही वो पहचान जाता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने उस दिन देखा था, और ये वही आदमी होता है जो सबका मर्डर की है। तो उसके बाद जब वो पुलिस कार में सरने ही निकलता है तभी वो जोर से वापस जाने के लिए चिल्लाता है, और तभी अचानक वो वापस उस टाइम में पहुंच जाता है जहां वो कायो के साथ म्यूजियम में गया था। तो बंदा वापस आके इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद उनके दोस्त आ जाते हैं और वही बात करते हैं जैसे उन्होंने पिछली बार किए थे। तो इस बार वो ठान लेता है कि वो इस कायो को बचा कर ही रहेगा। फिर जब वो सभी आने लगते हैं तभी केन्या उसे किसी बुक के बारे में कहता है जो उसने उसे दी है। तो तब वो कहता है कि उसने अभी तक उसे नहीं पढ़ा। फिर वो सोचता है कि उसने तो पिछली बार उसे कोई भी बुक नहीं दिया था। फिर वो घर में आ जाता है और आके अपनी मम्मी को देख के इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो फरवरी 29 को जिस दिन वो किडनैप होने वाली है, लेकिन वो ठान लेता है कि इस बार वो सब कुछ चेंज करके ही रहेगा। फिर क्लास के बाद जब वो केनिया से कहने जाता है कि उसने शायद उसकी बुक को खो दी है, तब वो कहता है कि उसने नहीं खोया, असल में उसने उसे कोई भी बुक नहीं दिया था। जिसके बाद वो उसे प्राइवेट में बात करने के बारे में पूछता है। फिर वो साइड में आके कहता है कि इन दिनों वो अचानक बदल गया है। वो पहले उसे देख के कह सकता था कि वो फेक कर रहा है, लेकिन अब उसे उसका ये नया रूप पसंद है। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि वो असल में कौन है। उसे
ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर अब कोई और घुस गया है, जिससे वो कुछ दिन पहले से नोटिस कर रहा है। जब वो कायो को देख रहा था उसने भी कायो की बॉडी में वो छूत देखा था, लेकिन उसने उसे देख के इग्नोर किया। लेकिन उसे देखते ही उसने उसके लिए कुछ करने का डिसाइड किया और उसने वो किया जो वो करने से डरता है। तो वो उसे पूछता है कि बताओ वो कौन है। तो तब वो उसकी बातें सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि वो एक सुपर हीरो है। ये सुन के केन्या हंस के कहता है कि वो सातोरू ही है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि अगर उसने कायो की मदद नहीं किया तो कुछ दिन बाद वो मर जाएगी। उसे पता है कि उसकी मम्मी उसे मार रही है, जिसे वो रोक के ही रहेगा। तो इसके लिए केन्या भी उसकी मदद करने के बारे में पूछता है, तो वो उसके लिए मान जाता है। जिसके बाद जब वो दोनों देर से क्लास आते हैं तब टीचर उन्हें सजा दे देते हैं। स्कूल के बाद वो यूकी की घर जाके उसे उसकी डैड के रूम के बारे में पूछता है कि क्या वो फर्स्ट फ्लोर में रहता है। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि क्या वो कायो के साथ भी खेलता है। ये सुन के बंदा थोड़ा डरने लगता है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि अब वो उसका दोस्त बन गई है। ये सुन के वो कहता है कि तो इसीलिए वो उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन फिर वो उसके लिए बहुत ही खुश हो जाता है। तो उसे खुश देख के सातोरू भी खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उनके घर से आने लगता है। तब वो सोचता है कि उस किलर ने शायद यूकी को उसके साथ खेलते हुए देखा था, जिस वजह से वो उसे टारगेट किया। फिर जब वो चिल्ड्रन सेंटर में जाता है तब वहाँ कोई भी नहीं होता, बट जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ सभी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। इसे देखते ही वो याद करता है कि पिछली बार वो और कायो दोनों अकेले थे। तो वो थोड़ा केयरफुल होने के बारे में सोचता है, क्योंकि चीजें बहुत ही बदल रहे हैं। जिसके बाद वो लोग पार्टी करने लगते हैं और पार्टी के दौरान ही सातोरू बाहर बहाना दे के निकल जाता है और यहाँ बाहर आके वो यूकी के डैड की कमरे में एक पत्थर फेंक के मारता है ताकि वहाँ पुलिस आ जाए, ताकि वो लोग यूकी को देख पाए। जिसके बाद जब कायो की मम्मी आने लगती है तभी वो उससे सीढ़ी से धक्का देने निकलता ही है कि तभी केन्या आके उसे रोक लेता है और कहता है कि इससे उसकी जान भी जा सकती है। फिर वो उससे कहता है कि असल में वो उसका पीछा कर रहा था। तो वो कहता है कि उसे पता है कि आज कायो बहुत ही खतरे में होगी, तो वो इसलिए ये कर रहा था ताकि वो उसे रोक पाए। जिसके बाद केन्या उसे मदद करने के बारे में पूछता है, तो वो इस बार भी उसके लिए मान जाता है, लेकिन केन्या से वार्न करता है कि कहीं उससे पुलिस अरेस्ट ना कर ले। तो वो कहता है कि वो इसका ध्यान रखेगा। उसके बाद वो पार्टी खत्म होने के बाद वो कायो को घर छोड़ने आता है और तभी कायो से कुछ कहने निकलती है, लेकिन तभी सातोरू उसे पूछ लेता है कि क्या वो उसे आज किडनैप कर सकता है। तो ये सुन के वो शर्मा के कहती है कि क्या वो एक इडियट है, बट फिर वो मान जाती है। तो वो उसे एक पुराने स्कूल बस में ले जाता है, जहाँ उसकी मदद करने केन्या भी आ जाता है। फिर वो सभी वहाँ चीजों को रहने के लायक बना के उसे वही रहने दे के वहाँ से जाने के बारे में कहता है। तो तब वो ने शुक्रिया कहती है और सातोरू कहता है कि वो उसे मिलने जल्दी आएगा। जिसके बाद घर आके कल जल्दी बाहर जाने के बारे में कह के वो जल्दी सो जाता है। फिर वो सुबह सुबह कायो से मिलने आता है और उसे खाने के लिए कुछ दे देता है। जिसके बाद वो उसे कैंप में जाने को भी बुलाता है। उसके बाद तो वो ले लेगा, लेकिन कायो कहती है कि क्या वो कोई इडियट है, इसके लिए कोई भी किसी को ब्लेम नहीं करेगा। इसके बाद वो सभी वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद रात को कायो बस में किसी को आते हुए सुनती है, जो वो सोचती है कि वो शायद सातोरू है, लेकिन असल में वो कोई और होता है। वो अंदर आके कोई बैग जोर से रख देता है। जिसके बाद वो किसी बॉक्स से मार के वहां से निकल जाता है। फिर अगली सुबह सतोरू देखता है कि उसकी मम्मी जाग गई है और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देती है। जब ब्रेकफास्ट के टाइम मॉम उसे पूछती है कि वो कुछ बुरा तो नहीं कर रहा है ना, तब वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके कहता है नहीं। तो उसे देख के मॉम मान जाती है। फिर जब वो जाने निकलता है तब उसे एक एक्स्ट्रा लंच बॉक्स दे देती है, ये कहेगी कि अगर उसे लंच से पहले भूख लग जाए तो इसे खा लेना। जब वो कायो से मिलने जाता है तब वहां जाके वो उसे उसकी मॉम की दी हुई लंच बॉक्स दे देता है। जिसके बाद वो से पूछता है कि क्या वो यहाँ बोर हो रही है, तो वो कहती है नहीं, वो यहाँ और कुछ दिन रह सकती है। फिर उसके जाने के बाद कायो वहाँ एक नोट देखती है, जो असल में उसकी मॉम ने उसे देती है कि वो अपने बेटे की सारे पसंदीदा चीजें पैक कर दी है। जिसके बाद क्लास के टाइम टीचर कहता है कि आज भी कायो स्कूल नहीं आई, तो स्कूल के सारे बच्चे उसको लेके बात करने लगते हैं। तो टीचर कहता है कि कोई बात नहीं, वो आ जाएगी। ये कह के वो क्लास को शुरू कर देता है। फिर क्लास के बाद टीचर सतोरू को बुला के
आके उसके बारे में पूछता है, बट वो उसे कहता है कि उसे भी नहीं पता। फिर जब वो उसे इसके बारे में पुलिस या सीपीएस को कहने देता है तब तीसर पुलिस को कहने से मना करता है, लेकिन वो कहता है कि उसने सीपीएस को कॉल किया था और वो लोग उनके घर जाने वाले हैं और वहाँ उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसे खुश होकर सातोरू वहाँ से चला जाता है। फिर रात को जब तीसर सीपीएस के साथ उनके घर जाता है तब वहाँ कायो के घर में लाइट ऑन होता है, लेकिन दरवाजा कोई भी नहीं खोलता। तो वो लोग पीछे से चले जाते हैं। फिर वहाँ भी कोई नहीं आता। तो तभी तीसर देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है, तो वो अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ खाना पड़ा हुआ है, यानी कि वो यही थी। वो उन्हें आते हुए देख के जल्दी से भाग गई, जिसके बाद वो कल ट्राई करने के बारे में कहता है। और जब वो लोग पुलिस बुलाने के बारे में कहते हैं तब तीसर कहता है कि उसे पता है कि कायो कहीं सेफ होगी, तो उन्हें कल आके उसकी मॉम से मिलना पड़ेगा। ये सब सातोरू देख रहा होता है और आके बाकी सबको इसके बारे में बता देता है, जिसके बाद कायो सातोरू को उसकी गिफ्ट दे देती है, जिसकी मदद कर रहा है। तो उसकी मॉम उसे इसके लिए प्रेस करती है और कहती है कि इसीलिए तो दोस्त होते हैं। जिसके बाद वो वापस खाना बनाने में लग जाती है और सभी को अंदर आने कहती है। जिसके बाद वो उन्हें खाना खाने के लिए कुछ दे देती है और खाना खाने के बाद जब बाकी दो चले जाते हैं तब मॉम उनकी टीचर को खबर देती है कि सातोरू ने उसे उनके घर ले आया है। तो इससे टीचर खुश हो जाता है कि वो सेफ है। फिर वो पूछती है कि अब क्या होगा, तो वो उसे प्लान के बारे में बता के उसे सुबह 7 बजे मिलने के बारे में कहता है। जिसके बाद तीसर किसी को कॉल करने लगता है। फिर यहाँ घर में कायो और मॉम एक साथ नहाने लगते हैं, जहाँ दोनों काफी मजे करते हैं। और फिर बाहर आके भी वो कायो की केयर करने लगती है। जिसके बाद वो सभी सो जाते हैं। फिर सुबह जागते ही जब कायो अपने सामने लंच देखती है तब वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि सुबह उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं देती थी। लेकिन इसी दौरान यहाँ कायो की मॉम उसे लेके गुस्सा होने लगती है और तोड़ फोड़ करने लगती है। लेकिन तभी दरवाजे में कोई आ जाता है, जिसे वो गुस्सा होकर देखने जाती है और वहाँ वो कायो को देखती है, जिसे देख के वो गुस्सा होकर उसे मारने निकलती ही है कि तभी वो वहाँ पे सातोरू और उसकी मॉम को देखती है। तो उसे देख के वो गुस्सा होके उन पे ही चिल्लाने लगती है। तो सातोरू की मॉम पूछती है कि वो 3 दिन से घर नहीं आई थी, तो क्या उसने एक दिन भी उसे ढूंढी। ये सुन के वो उन पे हमला कर देती है, जिससे दोनों बच्चे रोक लेते हैं। तो तब मॉम फिर से कहती है कि वो उसे लेके फिक्र नहीं कर रही थी, वो तो खुद के बारे में सोच रही थी। जिसके बाद कायो की मॉम उन पे ऐसे ही चिल्लाने लगती है। तो तब ये सुन के सातोरू भी कुछ कहने लगता है, तो इससे गुस्सा होके वो उन पे हमला करने निकलती है। बट तभी सीपीएस के लोग वहाँ आके उसे रोक लेते हैं और उसे बात करने के बारे में पूछती है। जिसके बाद कायो की मॉम उन्हीं के ऊपर किडनैप करने के आरोप लगाने लगती है। बट वो लोग उनके बात नहीं सुनते। तो वो लोग उसे अच्छे से बात करने के बारे में कहते हैं, लेकिन फिर वो पुलिस तक जाने के बारे में कह के कायो को वहां से ले जाने लगती है। और ऐसे ही जब वो जाने लगती है तभी कायो की टीचर कायो की ग्रैंडमा को वहां ले आता है, जो आके उसे माफी मांगती है कि वो उसे तब से बात नहीं करी जब से उसने उस आदमी को छोड़ने कही थी। और उसे पता है कि अकेले एक बच्चे को पालना कितनी मुश्किल है, उसे शायद उन्हें अपने साथ रखनी चाहिए थी। जिसके बाद वो सारे जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बारे में कहती है। तो इसे देख के कायो की मॉम भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन सातोरू उसे देख के विश्वास नहीं करता और ना ही कायो करती है। जिसके बाद सातोरू तीसर को शुक्रिया कहता है। तो तब तीसर कहता है कि ये उसके बिना मुमकिन नहीं होता, तो वो उसे शुक्रिया कहता है। और ये सब खत्म होने के बाद कायो भी उसे थैंक यू कहती है। जिसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा के साथ वहां से चली जाती है। और क्योंकि वो वहां से चली जाती है तो इससे बंदा बहुत ही दुखी हो जाता है। जिसके बाद तीसर उसे बुला के कायो के बारे में बता देता है कि वो अभी सेफ है और उसे उसकी मॉम बहुत ही बरसों तक नहीं देख पाएगी। जिसके बाद तीसर उसे पूछता है कि वो कहाँ थी जब वो गायब हो गई थी। तब वो से उस बस के बारे में कहता है। तो तब वो कहता है कि हाँ, वो जगह किसी किडनैपर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो तब वो हंस के कहता है हाँ, लेकिन अभी खतरा नहीं टला, क्योंकि अभी 2 लोगों को बचाना बाकी है। तो वो उन्हें भी अकेले ना छोड़ने के बारे में सोच के घर आ जाता है। तो वो सोचने लगता है कि वो उस लड़की से कैसे मिलेगी जो उनके स्कूल में नहीं आती। तो वो अपनी मॉम से पूछता है
कि वो किसी से कैसे बात करेगा जो उनके स्कूल में नहीं आता। तो मॉम से ऐसे ऐसे बात करने जाने कहता है। तो अगले दिन स्कूल के बाद वो बाकियों से अलग होके उस लड़की को देखने जाता है, जहाँ वो देख पाता है कि वो यूकी से भी बात करती है, जिसके बाद वो दिन भर क्या करती है इसका पता लगा लेता है। लेकिन जब वो उसका पीछा करने लगता है तभी उसकी मॉम उसे देख के अपनी मदद करने बुला लेती है। तो उसके बाद वो उसकी मदद कर देता है और तभी जब वो दोनों आने लगते हैं तभी उनके पीछे एक कार आ जाता है जो असल में उनका टीचर होता है। जिसके बाद जब वो तीनों ऐसे ही आने लगते हैं तभी सातोरू टीचर से पूछता है कि वो अभी सिंगल क्यों है। तो इससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि जिसकी वो भी लेता है, जहाँ से बहुत सारे कैंडी निकल आते हैं। उसे देख के बंदा डर जाता है और तभी टीचर भी कहता है कि लगता है उसका सीक्रेट रिवील हो गया है। ये सुन के वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तो तब वो कहता है कि असल में उसने 3 साल पहले सिगारेट छोड़ा था और उसे छोड़ने में कैंडी ने उसकी मदद की थी, तो इसीलिए वो वहाँ बहुत सारे कैंडी से रखा है। उसके बाद वो भी एक खा लेता है और तभी मॉम जाके उनसे एक मांग लेती है। फिर अगले दिन स्कूल में जब हिरोमी जाने निकलती है तब सातोरू भी उसके साथ जाने निकलता है। तो तभी उसे केन्या कुछ पूछने रोक लेता है। तो वो उसे बाद में मिलने के बारे में कहता है और साइड में आके पूछता है कि उसे लग रहा है कि वो कुछ चीजें फिक्स करना जा रहा है, तो वो उसे बता सकता है। तो तब वो कहता है कि वो अभी कोई भी चीज फिगर आउट नहीं कर पा रहा। तो तब वो उसकी मदद करने के बारे में पूछता है तो वो मान जाता है। फिर वो हिरोमी के साथ उस बस में जाता है जहाँ उन्होंने कायो को रखा था। यहाँ उन्हें किसी की पैरों के निशान दिखता है, जिससे लेके वो दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन इससे हिरोमी कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर बस के अंदर जाके वो लोग देखते हैं कि वहाँ कुछ भी चीजें नहीं है। तो सातोरू कहता है कि उसने अपने सारे सबूत को यहाँ से हटा दिया है। तो तब ये सुन के कन्या उसे पूछता है कि उसका मतलब क्या है। तो तब वो उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि वो चीजें असल में किसी सीरियल किलर का था जो बच्चों को टारगेट करता है। जब उसने उन चीजों को देखा था तभी उसे शक हुआ था और वो कायो को सिर्फ उसकी मॉम से ही नहीं बल्कि किलर से भी बचा रहा था। जिसके बाद जब वो हिरोमी को घर छोड़ने आने लगता है तभी वो उसके हाथ पकड़ के उसे कहता है कि कोई उस पर विश्वास करे या ना करे लेकिन वो करता है। ये कह के वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों को एक साथ कहीं जाने के बारे में कहता है, लेकिन तभी वह काजू और ओसामू भी आ जाते हैं। तो वो तीनों उन्हें बहाना दे के वहां से निकल जाते हैं। तो उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उनका पीछा करेंगे। वो तीनों जाके उस लड़की से बात करता है जिसका नाम है आया, जो उनसे बच्चे से बात नहीं करती और उन्हें बातें करते हुए दोनों यहाँ से देख रहे होते हैं। तभी आया उन्हें देख के कहती है कि उसे पता है कि उसने उन्हें कहाँ देखा, हमें वो लोग हमेशा उस बिल्डिंग में जाते हैं। तो तब केन्या कहता है कि वो उनका हाइड आउट है। तो ये सुन के वो कहती है कि ये तो बच्चों वाली चीज है। ये सुन के केन्या गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो उन्हें बच्चा कह के वहां से जाने लगती है। तो तभी उसके आगे काजू आके कहता है कि हाइड आउट बहुत ही माचो होते हैं। ये सुन के लड़की शर्मा जाती है और काजू यहाँ कहता है कि उसे भी वहाँ आनी चाहिए। ये सुन के वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब सभी हाइड आउट में जाके बातें करने लगते हैं तभी वहाँ पे आया आ जाती है और कहती है कि वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि वो देखनी चाहती है कि क्या ये सच में माचो है। तो तब काजू से कुछ देर यही रहने के बारे में पूछता है। तो तब वो थोड़ी शर्मा के इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अगले दिन काजू से मिलने जल्दी से स्कूल से निकल जाता है। तो उसे लेके वो सभी खुश हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ उन्हें हिरोमी भी थैंक यू कहता है क्योंकि वो लोग उसके साथ रहते हैं। उसके बाद यहाँ ओसामू आके उनसे काजू के बारे में पूछता है। तो वो लोग समझ नहीं पाते क्या उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। और फिर जब सभी सेफ होते हैं तब सातोरू सोचने लगता है कि अब क्योंकि सभी सेफ है तो अब आगे क्या होगा। तो उसे केन्या भी पूछता है कि अब क्या अब उसका डिटेक्टिव का काम खत्म हो गया है। तब वो कहता है अभी नहीं। जिसके बाद वो घर जाके इसके बारे में ही सोच रहा होता है कि उस टाइम उसकी मम्मी ने कही थी कि वो उसे पहचानती है, तो शायद वो इस टाइम भी उसे पहचानती होगी। जिसके बाद स्कूल में हिरोमी देख पाती है कि उस घटना के बाद मिसा तो अकेली हो गई है। तो जब वो ये बात जाके सातोरू को बताता है तो ये सुन के वो उसको लेके परेशान हो जाता है। तो वो उससे बात करने के बारे में कहता है। फिर अगले दिन स्कूल से जब वो ऐसे ही जाने निकलती है तब उसके पीछे सातोरू निकल जाता है और जाके वो स्टेडियम में देखता है कि वो अकेले बैठी हुई है। तो उसे देखते ही वो समझ जाता है कि वो अब बहुत ही अच्छा टारगेट बन चुकी है। उसके बाद वो उसके बाथरूम में जाते हुए देख के उसका पीछा करने लगता है और वो देखता है कि वो बहुत ही देर लगा रही है। तो वो उसे देखने चला जाता है। तभी वहाँ पे टीचर आ जाता है और जो उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो तब वो उसे कहता है कि वो यहाँ मिसातो को ढूंढ रहा है। तो तब वो
उससे बाहर जाने के बारे में कहता है। ये कहते ही वो वहाँ पे यूकी के फादर की ट्रक को जाते हुए देखता है, जिसे देखते ही वो टीचर को कहीं ले जाने के बारे में कहता है। और फिर जब वो दोनों ऐसे जाने लगते हैं तब सतोरू टीचर को ये बताता है कि वो सब डिटेक्टिव खेल रहे हैं, जहाँ असल में वो सभी उन लड़के की मदद करते हैं जो अकेले होते हैं, जिससे शायद वो लोग रियल में किडनैप होने से बचा पाएंगे। ये सुन के टीचर उसके प्लान की तारीफ करता है और फिर उसे सीट बेल्ट बांधने कहता है, जो थोड़ा मुश्किल होता है। तो टीचर उसकी मदद कर देता है, जिसके बाद जब टीचर उसे ले जाने लगता है तभी वो उसे बताता है कि शायद वो ऐसे ही आसानी से किडनैप हो सकती है, जिसके लिए वो उसका पीछा कर रहा है। फिर टीचर उसे अपने बारे में कह के जाने लगता है, लेकिन फिर थोड़े आगे जाके जब टीचर अजीब बातें करने लगता है तभी सतोरू परेशान होकर चॉकलेट के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि वहाँ कोई भी चॉकलेट नहीं होता। तो तब टीचर उसे कहता है कि असल में ये उसकी कार नहीं है। ये कह के वो उसे अजीब तरह से स्माइल करके देखने लगता है, लेकिन सतोरू पूछता है कि उसका कार कहाँ है, जिसके बाद वो उसे असली बात बताने लगता है और कहता है कि वो उसे कुछ देर पहले झूठ बोला था कि वहाँ कोई किडनैपर हो सकता है, लेकिन असल में वो जानता है कि वहाँ एक है जिसे उसने सोचा नहीं था कि कोई बच्चा ये कर सकता है, लेकिन फिर वो यकीन कर लिया क्योंकि उसकी हर मूव को वो ट्रैक कर रहा था। जिसके बाद वो उस ट्रक से अलग होकर चला जाता है और जब सतोरू उस ट्रक को देख रहा होता है तब वो कहता है कि असल में वहाँ मिसातो नहीं है। जिसके बाद ही वो उसे बताता है कि असल में वो तब उस पे शक किया था जब वो आया का पीछा कर रहा था, जिसके बाद उसने ही मिसातो को उस गेम में आने के बारे में कहा, जहाँ अगर वो आ जाता तो वो समझ जाता कि उसका शक असल में सही है और असल में वही असली किडनैपर है और उसने ही मिसातो को वो ड्रिंक दिया था, जिस वजह से वो बाथरूम में रहता है तभी मिलने सब सतोरू को पहचानता है, जिसके बाद वो रिवील करता है कि वो असल में उनका होम रूम टीचर है। लेकिन सतोरू को कुछ भी याद नहीं रहता, जिसके बाद वो उसके रूम में आके बताता है कि उसने अपनी नाम बदल दी है। जब वो पूछता है कि क्यों, तो तब वो बताता है कि असल में उसने शादी करने के बाद अपनी बीवी की फैमिली के नाम को ले लिया और उसके फादर इन लॉ सिटी काउंसिल में थे, लेकिन 3 साल पहले वो मारा गया। वेल हमें पता है कैसे। जिसके बाद उसने उसकी सीट संभाली। फिर वो उसे बताता है कि वो असल में इस हॉस्पिटल की
की मालिक को जानता है, जिसकी वजह से जब उसे पता चला कि वो जाग गया है तो इसलिए वो उसे मिलने आया। जिसके बाद वो कहता है कि इस दिन के लिए वो बहुत ही दिन से इंतजार कर रहा था। तो वो भी कहता है हाँ वो भी कर रहा था। और जब उसके बारे में वो पूछता है तब वो कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तो तब वो कहता है कि उसे सब कुछ याद आने में बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन फिक्र मत करो, वो उस टाइम को याद कर लेगा। जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और सातोरू अपनी मेहनत करते रहता है और तीसर भी उससे मिलने आता रहता है। जिसके बाद एक दिन जब सातोरू उस लड़की से मिलने जाता है तब तीसर उसे कहता है कि वो असल में सो रही है, तो वो उसे बात नहीं कर पाया। तो वो भी उसे बाद में मिलने के बारे में कहता है। उसके बाद तीसर उसे कुछ बात करने के बारे में कहता है और क्योंकि वहाँ रिपोर्टर घूम रहे हैं तो तीसर उसे कहीं प्राइवेट जगह ले जाने के बारे में कह के एक खाली जगह ले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक एलिवेटर में सर के रूफ में चले जाते हैं जहाँ बारिश हो रहा होता है। जिसके बाद जब तीसर उसके बचपन के बारे में कहने लगता है तभी सातोरू कहता है कि उसे असल में सब कुछ याद आ गया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसे असल में तभी सब पता चल गया था जब कायो उसे मिलने आई थी। और फिर जब केन्या और हिरोमी उसे मिलने आए थे तब केन्या पता लगा लिया था कि उसे सब कुछ याद आ गया है, लेकिन वो उसे किलर बताने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो लोग खतरे में पड़ जाए। बट वो लोग कहते हैं कि वो उसका दोस्त है तो वो उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये सुन के वो उनकी मदद लेने के लिए मान जाता है। और फिर यहाँ प्रेजेंट में जब तीसर उसे पूछता है कि उसे उसके प्लान के बारे में कैसे पता चला था, क्योंकि वो हर बार उसके प्लान को चौपट कर देता था, तब वो कहता है कि अगर उसने उसे बता भी दिया तब भी वो उसे मार ही देगा। तो तीसर कहता है हाँ। और फिर वो कहता है कि उसे पता है कि वो किसी को कॉल कर रहा है ना, क्या वो केन्या है। जिसके बाद वो उससे फोन लेके कॉल काट के कहता है कि जब से उसने उसके प्लान चौपट की है तब से उसने कभी भी गलती नहीं की है और उसने असल में उस लड़की को एक डोज दी है जिससे वो मर जाएगी, जिसमें उसने उसकी फिंगरप्रिंट दे दी है। तो वो गेस करता है कि अब वो उसे मार के ऐसा दिखाएगा कि वो उसकी गिल्ट से मारा है। तो टीचर कहता है हाँ उसने उसके दिमाग को पढ़ लिया है, लेकिन उसके पास एक रास्ता है जिससे वो उसे बचा सकता है अगर वो करे जो वो कहेगा। तो इससे वो उसे बचा सकता है, लेकिन वो कहता है कि अगर उसने वो कर भी दिया तब भी वो कोई गारंटी नहीं है कि वो उसे नहीं मारेगा। तो तब वो कहता है हाँ लेकिन एक चांस है, बट उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद वो उसकी मॉम को एक मैसेज देने निकलती है और तभी हम पास्ट में देखते हैं असल में उसकी मॉम को भी पता चल जाती है कि उसकी मेमोरी वापस आ गया है। जब यहाँ प्रेजेंट में वो उसे मारने निकलता है तब वो उसे पूछता है कि वो खुद को बंदी बनाएगा या फिर उसे मारेगा। जिसके बाद वो सारे बातें उसे कह देता है कि कैसे उसे उसकी हर मूव पता चला था और लास्ट में उसे बताता है कि उसे पता है कि वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि वो उसके लिए एड्रेलिन जैसा है। और ये कहते ही वो बिल्डिंग से कूदने निकलता है, बट तभी तीसर उसे बचा लेता है और सातोरू उसे कहता है कि वो इसलिए जिंदा है क्योंकि वो जिंदा है ना। तब तीसर कहता है हाँ उसने सही कहा, वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये कह के वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वो खुद भी बिल्डिंग से कूदने निकलता है, बट तभी वो देखता है कि असल में वो जिंदा है। जिसके बाद वो उसे देख के हंसने लगता है और फिर पुलिस उसे पकड़ के ले जाते हैं। उसके बाद सालों बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सातोरू एक मांगा आर्टिस्ट बन जाता है जो उसका सपना था और उसे असल में रिवाइवल तब से वापस कभी नहीं हुआ। और फिर ऐसे ही जब वो अपने मांगा के लिए एंगल्स ढूंढने बाहर घूमने लगता है तभी एक दिन उसे वहाँ आयरी मिलती है जो आके उसके साथ हैंग आउट करने के बारे में पूछती है। तो वो उसे देख के हैरान हो जाता है और फिर इसके लिए मान जाता है। तो आखिरकार खूनी पकड़ा गया और सभी बच गए और सातोरू को भी लास्ट में आयरी मिल गई। तो कहानी यहीं पे खत्म। और मैं आप सबको बता दूं कि मेरे चैनल को किसी ने हैक कर लिया था जिसे मैंने किसी तरह से रिवाइव कर ली है, लेकिन हैक होने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से मैं आप सबको ये खबर दे पाऊँ। तो इसलिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल खोल ली है जिसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लो ताकि अगर ऐसा फिर से हो जाए तो मैं आप सबको खबर दे पाऊँ और वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को